तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। एक मेरी वेव है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, 8 sin 2 पाई 0.1 x माइनस के 2t, इस तरीके से। तो इसको ध्यान दो बच्चे। मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में, बोलता अगर x के साथ प्लस में ना तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। मैंने क्या बोलता, मैंने आपको कुछ ऐसा समझाया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स है तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा, प्लस के है तो ये फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ये समझाया था मैंने। लेकिन मैंने फिर वेट किया था कि इनको जब क्वेश्चन करेंगे तो देखो, ये भी होना चाहिए कि ओमेगा और के अपोजिट साइन होने चाहिए। ओमेगा और के क्या होने चाहिए बच्चों? अपोजिट साइन भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो डेफिनेटली प्लस एक्स ही होगा। क्या होगा बच्चे? प्लस एक्स ही होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जब आप लोगे ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चे? नेगेटिव साइन लोगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा ही होता है। फ्रिक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम ऐसे चेंज नहीं करते, हम बस समझ जाते हैं कि अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो डेफिनेटली क्या है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, इस यस चीज का सर। ध्यान रखना है। ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता है? कि नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है 180 का डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा है और एक है साइन 180 प्लस थीटा। अब मुझे बताओ, इसको तो भूल जाओ, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे माइनस के साइन थीटा। इसका मतलब कि अगर मुझे माइनस के साइन थीटा को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन 180 प्लस थीटा। इसको ना यहाँ पे एक तरीके का एक्स्ट्रा फेज आ गया है यहाँ पे। अगर मुझे माइनस हटाना है ना, अगर मुझे माइनस हटाना है तो ये इक्वेशन शुड बी रिटन लाइक दिस, 2t माइनस के 0.1 x और प्लस पाई हो जाएगा। पाई के तरह तो 180 डिग्री, तो माइनस हटाया, यहाँ पे अंदर पाई आ गया। तो आप करके भी देख सकते हो, साइन पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस के साइन थीटा ऊपर वाला बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा था, लिख लिया आपने? फिर उसने बोला कि इफ द पाथ डिफरेंस, या फिर ऐसे लिखो, इफ द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय, इफ पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर in x direction, particles are separated by 2 centimeter in x direction, then find out phase difference। phase difference निकालना। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। क्या है बच्चे? पाथ डिफरेंस। ये लिखा भी देखो, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ये क्या होगा बच्चे? ये होगा पाथ डिफरेंस। पर लेमडा नहीं पता, लेमडा नहीं पता। लेकिन मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि x के साथ जो भी नंबर गिवन होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है 2 पाई बाय लेमडा। याद है? ये नंबर क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाय लेमडा ही तो होता है वाला, के जिसको बोलते हैं। के बोल देंगे 0.1, और वही किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लेमडा। तो देखो, 2 पाई लेमडा चाहिए था, मैं 2 पाई बाय लेमडा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई कितनी? 0.1 डेल एक्स। डेल एक्स है 2 सेंटीमीटर है बच्चों। कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को? यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 100 करना। तो कितना आ गया बच्चे? 0.0002, 0.0002 आएगा। ठीक है, ये आ गया। पर ये किस में है? रेडियन में है। किस में है बच्चे? रेडियन में है। सर में आया कि नहीं आया? अरे नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी। 2 पाई भी तो है यहाँ पे। देखो ये गड़बड़ हो गई।
ये भी तो ध्यान देना है। तो दोबारा करते हैं, देखो मिस्टेक क्या की है। मिस्टेक ये की है कि जो 2 पाई है ना बच्चों, मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 पाई इंटू 0.1 कितना बन गया बच्चे? मैं बोलूंगा ये बन गया 2 पाई x डिवाइड बाय 10। और ये क्या बन गया? ये बन गया 4 पाई t। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? सर। ये क्या बन गया? Yes, के sir. के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई बाय 10 आई है, तो कितनी आ गई? पाई बाय। अब सही है। अब निकालेंगे फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों? के इंटू डेल एक्स, या फिर 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स। 2 पाई बाय लेमडा या फिर के हमें पता चल गया कितना है, पाई बाय 5 है। और ये कितना बच्चे? 2/100। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, 2 सेंटीमीटर लिखा तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये निकल गया आपका रेडियन में। पाई की जगह 180 पुट कर दोगे तो फिर एंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 182 डिवाइड बाय 500 करोगे तो ये डिग्री में बन जाएगा, डिग्री में आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी, जी क्लियर हो गया सभी को, है ना? सर। यस। Yes, sir. अब देखो, एक है मेरी वेव, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल x इक्वल्स टू 3 sin 5 पाई t प्लस 4 cos 5 पाई t है। तो इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है एसएचएम में। कैसे बोला था? मैंने बोला था ना, साइन वाले को ले लिया बच्चे 3 वेक्टर, ठीक है। कॉस वाला है, कॉस वाला है, कॉस तो 90 डिग्री आती है साइन से, तो ये बन गया ऐसे 4 वेक्टर। तो बताओ कितना आ जाएगा रिजल्टेंट? आप सभी को पता है 3 और 4 का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आया था बच्चों? 5। तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा इसका? 5 आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो y इज इक्वल टू 10 sin पाई 0.01x माइनस के 2t। मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालना है। लिख चीज निकालनी, सेकंड निकालना हमें स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। थर्ड निकालना है, बल्कि पहले निकालना चाहिए, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, और फिर वेवलेंथ, और फिर ये सब निकालना। पहले ये निकालने 1 2 3, ये 3 चीजें निकालने पहले, ग्रुप वाले निकालेंगे। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, साइन के अंदर जो भी है पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों? y इक्वल टू साइन 0 या फिर सीधा लिखो पाई डिवाइड बाय 100, पाई डिवाइड बाय 100x माइनस के 2 पाई t। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं ओमेगा निकालूं तो ओमेगा कितना है बच्चे? ओमेगा टी के साथ है, टी के साथ 2 पाई है, तो ये बन गया 2 पाई। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई, फिर एफ होता है फ्रिक्वेंसी 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एफ की वैल्यू आ गई बच्चों 1 हर्ट्ज। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? क्लियर हो गया सभी को, है ना? सिंपल है। हाँ जी अब हमें निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को वेव नंबर क्या होता है? 1/. 1/λ। लेमडा होता है ना शायद, 1/में लेमडा होता है। लैम्डा।
के क्या होता है? वो होता है 2 पाई बाय लेमडा। पाई से पाई कैंसिल, है ना? तो 1 अपॉन में लेमडा आ गया, 1 अपॉन में 200। ये आ गया वेव नंबर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। यस सर। हाँ जी सर। वेवलेंथ क्या होता है? लेमडा ही होता है। लेमडा की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन में लेमडा, 1 अपॉन में 200 है लैम्डा का 200। कि 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। क्लियर हो गया? सर मीटर में आएगा ये? एक सेकंड, यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लिखा है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर यहाँ पे मीटर लिखा है, क्योंकि वाई भी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यस और नो? तो वाई यस। के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या लिखा है। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे फिर सेंटीमीटर ही आएगा। क्लियर है? अगर वहां पे मीटर लिखा तो फिर मीटर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। लेमडा हाँ हो जी गया, सर। ये तीनों चीजें निकल गई। अब हमें निकालना मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। याद करो, एसएचएम को ही, क्योंकि जो एसएचएम करता है वो पार्टिकल ही करता है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बच्चों, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला। एसएचएम में हमने पढ़ा था मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा ए। ओमेगा ओमेगा है। इंटू ए। तो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या हो गई? पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड होगी ओमेगा ए। ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2 पाई। एम्पलीट्यूड क्या निकाला? 10। कितनी आ गई? 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा। अब निकालना है वेव वेलोसिटी। मैंने बताया था आपको वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, बताया था ना? या तो याद करो, हाँ लेमडा जी सर। निकालो, डिवाइड बाय टी कर लो, या फिर क्या होता है बच्चों, ओमेगा बाय के भी होता है, ओमेगा बाय के। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये 2 पाई है। के की वैल्यू कितनी है? पाई डिवाइड बाय 100। पाई से पाई कैंसिल, कितने आ गए? 400 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, वेव वेलोसिटी डिफरेंट है, पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट है। पार्टिकल जो वेलोसिटी करेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, और वेव वेलोसिटी करेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसे वो नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे। दोनों क्या होंगे यस। बच्चे? परपेंडिकुलर ही। चल मैं आगे वाला क्वेश्चन, सभी को किसी को डाउट तो नहीं है? सर के पाई बाय 100 है ना? ये है पाई बाय 100। अच्छा सॉरी, 100 है, तो फिर 200 हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू 7 sin 7 पाई t माइनस के 0.04 पाई x प्लस पाई बाय 3। ये पहला पॉइंट निकालना बच्चों आपको, फ्रीक्वेंसी। सेकंड निकालना है आपको वेवलेंथ। थर्ड निकालना है पार्टिकल वेलोसिटी। फोर्थ निकालना है वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो करते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने बताया था, फ्रीक्वेंसी होती है जो ओमेगा होते हैं वो टी के साथ होते हैं। तो ओमेगा कितना गिवन है बच्चे? यहाँ पे ओमेगा गिवन है 7 पाई। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। तो एफ की वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसिल, 7/2 मतलब कि 3.5 हर्ट्ज। अच्छा, ये भी जो गिवन है ये इस बार समझ लो मीटर में है। वाई जो है मीटर में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हाँ जी। यस सर। वेवलेंथ कहाँ से निकालेंगे? एक्स के साथ। के की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.04 पाई। वो किसके बराबर होता है बच्चों? 2 पाई बाय लेमडा के। पाई से पाई काट दो, लेमडा की वैल्यू आ गई 2/0.04। ये गया ऊपर, कितना आ गया बच्चों? 50 आ गया, 50 मीटर। क्लियर है?
हाँ जी सर। पार्टिकल वेलोसिटी तो पूछा है, ढंग से नहीं पूछा गया ना, तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है, ए ओमेगा। ए है 7, ओमेगा आपने निकाला था 7 पाई, ये होगी 49 पाई। पाई की वैल्यू अगर दे रखी है 22/7, तो 7 से 7 कटा बच्चों, 154 मीटर पर सेकेंड। अब निकालेंगे वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू 7 पाई, के की वैल्यू 0.04 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 700/4, 175 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेव की वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला सभी को, हाँ जी यस सर। सर। है ना। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आगे देखते हैं, लिखो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू वेव्स। और टू वेव्स क्या क्या है बच्चों, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के kx, और दूसरी है y2 इक्वल टू a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के kx प्लस फाइव। ये है पाथ डिफरेंस इसका निकालना। देखो पाथ डिफरेंस तो मैं तो मुश्किल ही है, सबसे पहले मैं अगर मैं फेस डिफरेंस निकाल दूं तो वहां से मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं। और फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये मेरा फेज ही तो है और ये भी मेरा फेज है, तो क्यों ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यस और नो। ये भी तो बच्चे फेज ही होता है, साइन के आर्गुमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, कॉस के आर्गुमेंट को भी हम फेज बोलते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फेज निकल जाएगा, यस और नो। बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को, हाँ जी सर। है ना। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फेस डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू पाथ। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान से देखना है। अब इसमें गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है सर, सबसे बड़ी गड़बड़ है कि दोनों सेम नहीं है, सेम आर्गुमेंट नहीं है, सेम फंक्शन नहीं है, एक साइन एक कॉस है, तो आपको एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस को कर लो चाहे साइन को कर लो, कॉस को कर लेते हैं, पहला y1 है तो y2 कर लेते हैं कॉस। अब कॉस को दिमाग लगाना है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा है, और मुझे साइन में कन्वर्ट करना, तो पहले लिख लिया करो अपने आप। अगर मैं साइन यहाँ पे पाई/2 प्लस थीटा कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले चेक कर लो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन तो साइन कोण प्लस होता है, तो ठीक है, ऐसे किया करो ताकि गड़बड़ ना हो एग्जाम में, गड़बड़ नहीं मचानी है। तो हम y2 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, y2 को लिख सकते हैं a2 साइन, जो पहले से एंगल था उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज रख दे, प्लस पाई/2 एक्स्ट्रा। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, बात क्लियर है सभी को। हाँ जी सर। यस सर। अब ये मान के चलो ये बन गया आपका ओमेगा 1, थीटा 1 मान के चलो, ये बन गया आपका थीटा 2। फेज डिफरेंस क्या होगा आपका, थीटा 2 माइनस थीटा 1, करो थीटा 2 लिखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 प्लस पाई/2 माइनस के ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान से देखो ये सेम साइन है तो कट ही जाएंगे, बचा क्या, पाई/2 प्लस 5 बचा। अब यहाँ पे डाल दो बच्चे, पाई/2 प्लस 5, 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। तो फाइनली डेल एक्स की वैल्यू आ गई λ/2 पाई, पाई/2 प्लस 5, अंदर ले जाओ λ/4 प्लस 5/, ये आंसर आ गया आंसर बस। सर में आए कि नहीं आए सभी को, पहले हमने किया था कि पाथ डिफरेंस गिवन आता तो फेज डिफरेंस निकाल लेता, इस बार फेज पता चल गया ना फेज क्या होता है, तो फेज से हमने क्या निकाल दिया बच्चों, पाथ डिफरेंस निकाल। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी सर। यस सर।
एक और करो, इस पे ही देख लो, इसी टॉपिक पे ही 30-40% का है, मतलब 20-30% तो इसी से ही आ जाते हैं। तो लिखो, गिवन y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई f t माइनस के 2 पाई x अपॉन लेमडा, ये गिवन है, ठीक है। इफ, लिखो इफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी है, ठीक है। तो उसमें हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये निकाल, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। पहले तो बताओ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी, अब तो पता चल गया क्या होता है। ओमेगा ए इंटू ए। ओमेगा। ए ओमेगा, करेक्ट। और ये तो 4 टाइम्स हो गया, और वी ओमेगा ये क्या होता है, वेव वेलोसिटी। अभी तक याद नहीं हुआ इनसे, ओमेगा बाय के। तो देखो ओमेगा से ओमेगा तो कट गया, ए इक्वल टू 4 अपॉन के बचा, के को इधर ले जाओ, या भी के ऐसे रहने दो। के क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पाई बाय लेमडा ही दे रखा है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, लेमडा की वैल्यू आ गई 2 से 2, लेमडा की वैल्यू आ गई a पाई डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया। ए कितना दे रखा है, मेरे ख्याल से वाई नॉट दे रखा है एम्पलीट्यूड, तो वाई नॉट पाई डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो। हाँ जी यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन 10 पाई x प्लस 15 पाई t प्लस पाई/3 है, इट इज इन मीटर, t इज सेकेंड, ठीक है। तो पहले वेव ट्रेवलिंग इन प्लस x डायरेक्शन विद वेव वेलोसिटी ऑफ 1.5, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वेव वेलोसिटी ही मानेंगे, ठीक है। ये है सेकेंड ऑप्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन विद वेव वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन, नेगेटिव x विद वेवलेंथ है 0.2 मीटर, ये वेवलेंथ है, ये है वेव वेलोसिटी, ये है वेव वेलोसिटी। चौथा ऑप्शन है प्लस x है, वेवलेंथ है 0.2 मीटर लेमडा। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, सेम, बताओ जल्दी। यार थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं बाकी बच्चे। पहले तो लेमडा बताओ, लेमडा कितनी आई बच्चे यहाँ पे, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है एक्स के साथ 10 पाई, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 10 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, ये कट गया 5, लेमडा आ गया 1/5, करेक्ट है, 0.2 मीटर करेक्ट है। 0.2। वेलोसिटी निकालो, वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा बाय के, ओमेगा यहाँ पे है 15 पाई
10 पाई, ये भी तो करेक्ट है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, आप क्या लगता है बच्चों? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। क्योंकि देखो दोनों के सीधे करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन ये सेकंड और थर्ड करेक्ट। सर में आया कि नहीं आया? हाँ जी क्लियर है बच्चों? यस सर। सर। चलो अब करते हैं बच्चों, मैं बता रहा था आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिखो। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है बच्चों, कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक से ज्यादा वेव्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज्यादा वेव्स हैं, ठीक है, तो उस वेव का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट, लेट अस सपोज कि यहाँ पे y1 भी है, y2 भी है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। तो ये फाइनल जो रिजल्टेंट होगी वो क्या होगी बच्चों, इनका डिस्प्लेसमेंट का सम होगी, बस ये कहता है सिंपल। और डिस्प्लेसमेंट का सम मतलब कि यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, वेक्टर सम लगेगा, डायरेक्टली यू कांट ऐड, वेक्टर सम लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? ठीक है। हाँ जी तो की वजह से, इस सुपरपोजिशन की वजह से बच्चों तीन फिनोमेना आकर होते हैं। पहला होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सेकंड होता है स्टेशनरी वेव्स, और थर्ड होता है बच्चों बीट्स। यही हमारे टॉपिक है, बस ये हमें तीन कंप्लीट करने हैं। अच्छा, तो आज ट्राई करेंगे कि इंटरफेरेंस और उसके क्वेश्चन हम लगा पाए। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों? हाँ जी सर। चलो लिखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरफेरेंस का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार सुना नहीं है कि माँ बाप से बच्चे इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक साथ दोनों बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे पापा ने कुछ बोला, मम्मी ने और बेटे ने कुछ बोल दिया, बेटी ने कुछ बोल दिया अचानक, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ ने कुछ बोल दिया अचानक, तो इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब या तो ऐसा हो सकता हो कि पापा बेटे को समझा रहे हैं, मम्मी बीच में आ गई, तो बोलेंगे ना बेटा इंटरफेयर, किसकी मम्मी, एक्स की मम्मी, जो भी है, इंटरफेयर मत करो, बीच में मत घुसो। क्योंकि क्या हो रहा है, वहां पे दो वेव एक साथ चल रही हैं, और अगर एक साथ चल रही है, अगर वो ऐड हो जाती है, तो उनका फिनोमेना थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसे फिनोमेना क्या हो सकता है बच्चों, चेंज हो सकता है ऐसे। और ऐसे चांसेस कहाँ कहाँ पे होता है, देखो हमारे फोन में जब सिग्नल आते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं और आप हम सब बैठे हैं, हमारे सबके साथ में एक साथ फोन आ रखे हैं, ठीक है, तो सारे के सारे सिग्नल हमारे फोन पर आ रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, सारांश भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे बात कर रहे हैं एक साथ, तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि आपने फोन किसी को मिला, लग किसी और को गया, तो वो भी इंटरफेरेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये मल्टीपल फिनोमिना आकर होते हैं, बस हमें तो बस समझना है कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, बेसिक फिनोमिना ये होता है, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली या फिर स्टेटमेंट वाइज लिखें तो लिखो, स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो लिखो, when two waves of same frequency, when two waves of same frequency, same wavelength, same wavelength, same velocity, ठीक है, moves in same direction, moves in same direction, moves in same direction, comma, their superposition results in the interference. Their superposition results in the interference.
amplitude can be same or different. Amplitude of the waves can be same or different. लिख लिया यहां तक? Repeat. नेक्स्ट लाइन से लिखो, ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू इंटरफेरेंस the resultant intensity of sound, the resultant intensity of sound at that point is different, at that point is different from some of the intensities, is different from some of the intensities due to each waves, due to each waves. अब इसको समझते हैं, देखो डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, इससे एडवांटेज होगा। देखो मान के चलो एक y1 वेव है, ठीक है, मैंने उसको ऐसे वो भी मैथमेटिकली भी करेंगे, पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप डायग्राम वाइज समझ लो उसको, वेव फॉर्म वाइज समझ लो। ये मान के चलो y1 वेव है, ठीक है बच्चों। इसमें मैंने क्या बोला, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड चाहे डिफरेंट हो, या तो ये केस हो सकता है कि सब कुछ सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर बनानी है। एम्पलीट्यूड चाहे कम हो, देखो जैसे एम्पलीट्यूड कम है, मैंने एम्पलीट्यूड कम बना दिया बिल्कुल, लेकिन जहां पे इसका इंटरसेक्शन जीरो है ना, तो वहीं पे इसका इंटरसेक्शन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे आपको पता है ये पूरी साइकिल क्या बताती है, या तो टाइम पीरियड बताती है या तो वेवलेंथ बताती है। तो वेवलेंथ भी सेम कर रहा है, टाइम पीरियड भी सेम कर रहा है, आपको पता है लैम्डा अपॉन में टी क्या होता है, वेलोसिटी भी सेम कर रहा है, तो सब कुछ सेम कर रहा है, तो एग्जैक्टली सेम जीरो क्रॉस ओवर, जिसको बोलते हैं जीरो क्रॉस ओवर। तो जीरो क्रॉस ओवर सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अलग बात है। सर में आ गया? सर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? हाँ जी सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया तो जीरो प्लस जीरो कितना होता है, ये बताओ पहले तो, जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो ही होता है। जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो मतलब कि इनका क्रॉस ओवर रहेगा तो यहीं पे ही है ना, ठीक है। अच्छा, 5 + 10 कितना होता है? 5 + 10 15 हो जाता है। 15 हो जाता है। तो मुझे बताओ वेवलेंथ बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ी कि नहीं बढ़ी बच्चों, यस और नो? सभी हाँ को जी क्लियर सर। हो गया? ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. ये फाइनल है, आपकी फाइनल वेवलेंथ है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाए उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है। व्हेन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और व्हेन इंटेंसिटी इज मिनिमम, व्हेन इंटेंसिटी इज मिनिमम है जहां पे, वहां पे उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्टिव का और अपोजिट होता है डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब देखो डिस्ट्रक्टिव कैसे बनाता हूं, ये बना लिया सभी ने? सभी ने बना लिया बच्चों? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसमें बनाता हूँ चलो, ताकि याद रहे। तो मैं अलग से बनाना है, नीचे बना लेना, ठीक है। मान के चलो कि अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं नेगेटिव साइड से, तो इसके टाइम पीरियड में फर्क तो होना पड़ेगा। देखो इसका जो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है,
तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी सेम है, इसका वेवलेंथ भी सेम है तो सेम ही, चेंज होना हो गया, बस ये फर्क हो गया कि ये क्या हो गया, इसका जो नेगेटिव साइकिल है वो पहले स्टार्ट हो रही है, इसकी पॉजिटिव साइकिल पहले स्टार्ट हो रही है, यही तो फर्क हुआ। बाकी तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, सब कुछ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है, सब कुछ तो सेम है। मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो? हाँ है ना? अब यस मुझे सर। एक चीज बताओ, आराम से बताओ, 0 + 0 कितने होते हैं? 0 ही होता है। 0 होता है। तो फिर एक चीज बताओ, 10 - 5 कितने होते हैं? 5। 5। तो जैसे 10 + 5 15 थे, इस बार 10 - 5 कितने हो जाते हैं बच्चों? 5 हो जाते हैं। 5 तो ये बनेगा कट 5। जा। -10 + 5 कितने होते हैं? -10 + 5 -5। -5। तो तुम बताओ, ओवरऑल मेरी जो वेवलेंथ इंटेंसिटी है या फिर एम्पलीट्यूड है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ बच्चों इंटेंसिटी ओवरऑल? कम हुई है। कम हो गई। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। अब मुझे बताओ, क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस सब क्लियर हो गया अच्छे से? पहले बताओ, सभी को क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? है ना? ठीक है। यस सर। अब हाँ इसको जी सर। मैथमेटिक्स करते हैं, देखो। तो लिखो, लेट टू वेव इज रिप्रेजेंटेड एज y1 = a1 sin ओमेगा टी माइनस के kx। ठीक है। और एक है y2 = a2 sin ओमेगा टी माइनस के kx प्लस 5। मैं थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा हूं कि दोनों के दोनों पार्टिकल अभी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है। ठीक है। तो y1 इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? y1 बन जाएगी a1 sin ओमेगा टी, और y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। पहले देखो, के सेम था, ओमेगा ओमेगा सेम था, इसका मतलब की फ्रिक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, ओमेगा बाई के वेलोसिटी भी दोनों के दोनों में सेम थी। बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू 0 मान ली। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर की फॉर्म में याद करो, मैंने आपको समझाया था कि जब हम एसएचएम पढ़ रहे थे तो वहीं से आया था, हमने बताया था कि अगर a1 sin ओमेगा टी लिखा है तो उसको हम डायरेक्टली वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, a1। और यहाँ पे लिखा है a2 sin ओमेगा टी प्लस 5 लिखा है, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम 5 से और आगे बढ़ के यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड क्या बन जाता था बच्चों? a2 बन जाता था। तो यहाँ पे क्या बन गए? 5 बन गए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होता था तो रिजल्टेंट हमने वेक्टर की फॉर्म में, इसको हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसको हमने बोला, क्या बोलूं उसको? उसको बोलते हैं कैपिटल ए बोल दिया। ठीक है। तो तुम बताओ, अगर ये a1 है और ये a2 है तो ये क्या बन जाएगा? 5 के सामने वाला क्या बन जाता है? a2 sin 5। ये क्या बन जाता है? a2 cos 5। अब मुझे बताओ, अगर एम्पलीट्यूड, मुझे रिजल्टेंट वो निकालना है, एम्पलीट्यूड, और a1 a2 गिवन है, दोनों के बीच में 5 है, तो बता बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के अंदर क्या लिखा है? बोलो बोलो, रूट के अंदर a1² + a2² + a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा टाइम्स cos a1 5। a2, और जो भी एंगल है वो cos 5। बस खत्म हो गया। और टेन थीटा, ये मान के चलो, ये कितना है बच्चे? थीटा है। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा बच्चों, अगर मैं इसको पूरा का पूरा मान के चलूं तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। a1 + a2 cos 5। तुम्हें क्या लगता है इस पे क्वेश्चन तो कहाँ ही आते होंगे? 2025 का खोल के देखोगे ना, 2025 का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे लास्ट पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एम्पलीट्यूड और फेज निकालो। मतलब थीटा को ऐसे दे रखा था, tan इनवर्स के टर्म में ऐसे, या फिर मेरे ख्याल से इसकी कुछ ऐसे वैल्यू आती कि आप
जैसे कई बार होता है ना 1/√3 लिखा होता तो थीटा बोल देते हो 30 डिग्री, इस तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी सर। क्लियर एवरीवन? Yes, हाँ जी sir. सर। Yes, sir. अब यहां से थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ध्यान से देखो। इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी होती है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो जो मेरी फाइनल इंटेंसिटी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जो मेरी इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगी I1 वो किसके बराबर होगी? A1 के स्क्वायर के बराबर। और सिमिलरली जो इंटेंसिटी I2 होगी वो किसके बराबर होगी? A2 स्क्वायर के बराबर। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन जो निकल के आई थी खासकर एम्पलीट्यूड वाली, वो क्या थी? ध्यान से देखो, दोबारा लिखते हैं। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाइव। अब a स्क्वायर कर दो यहाँ पे दोनों साइड, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा बच्चों। आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट 12th में फिर पढ़ेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि यहीं से अच्छे से कर लें, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मैं के लूंगा तो यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे भी के आएगा, यहाँ पे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? आई पुट कर सकता हूँ। A1 स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? I1 पुट कर सकता हूँ। A2 स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? I2। 2 टाइम्स A1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? अंडर रूट I1। A2 की जगह अंडर रूट I2। आराम से करना है, cos फाइव तो cos फाइव, काम खत्म। बस बन गया मेरा फॉर्मूला। जो फाइनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है। और ये याद रखना, जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। हाँ जी सर। अब मैं थोड़ा सा वेव फॉर्म की तरफ दोबारा जाता हूँ, ताकि अगर वेव फॉर्म आपके माइंड में छप गई ना तो कंस्ट्रक्टिव डिकंस्ट्रक्टिव अच्छे सन में आ जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो, अब एक चीज बताओ, कंस्ट्रक्टिव मैंने कैसे बोलता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखो, मैंने ऐसे बोला कि मान के चलो एक वेव है और बिल्कुल उसी टाइम पीरियड की एक और वेव है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, जीरो क्रॉसिंग बिल्कुल मैच होना चाहिए। दूसरा, पॉजिटिव पॉजिटिव से ऐड होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव से होना चाहिए, तभी कंस्ट्रक्टिव होगी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये आपने पढ़ा अच्छे से, अगर ये वाली वेव है, जैसे वाली वेव है, अब ऐसा तो है नहीं जीरो से स्टार्ट हो रही है, पहले से भी स्टार्ट हो रही होती है, ऐसे कुछ है ना, पहले से भी स्टार्ट हो, अच्छे से समझना है। अच्छा ये बताओ, ये जीरो एंगल होता है, ये आपको पता, साइन की बात करें तो π/2 ये होता है पाई, और ये कितना होता है बच्चे? 2 पाई होता है। अगर मैं जीरो से लेकर 2 पाई को पूरा आगे की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो समझ लो, देखो ऐसे है, ये जीरो है, अच्छे समझना है आराम से, ये जीरो है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है, तो तुम बताओ, और यहाँ पे कितना है बच्चे? यहाँ पे -के 2 पाई है। अगर मैं सब में 2 पाई ऐड कर दूं, इसमें पूरा का पूरा 2 पाई ऐड कर दूं, तो -के 2 पाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। 2 पाई ऐड करूंगा, -के 2 पाई प्लस पाई कितना होता है? जीरो। तो ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा? जीरो पे चला जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट चला जाएगा 2 पाई पे, और सी पॉइंट चला जाएगा डी पॉइंट पर, और डी चला जाएगा ई पॉइंट। इसको भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए। मुझे बताओ, इन दोनों में तुम्हें क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? अगर मैं ABCD लिखता हूं तो क्या तुम्हें इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पहले ये बताओ, टाइम No, sir. एम्पलीट्यूड वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज, वेलोसिटी वाइज, कुछ भी डिफरेंस लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं लग रहा है? पहले ये बताओ। सर नहीं लग रहा। नो सर। देख रहे ना, इसका मतलब बस यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, एक ऐसा फेज शिफ्ट किया गया है ना, ऐसा फेज शिफ्ट किया गया है, इसके अंदर फेज शिफ्ट का मतलब मैंने ऐसा फेज एंगल ऐड कर दिया है जिसकी वजह से इन दोनों में वेव में कोई भी डिफरेंस रहा ही नहीं। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है जब दोनों के दोनों फेज जीरो होगा, नहीं, जब ऐसा फेज ऐड कर दो जैसे कि 2 पाई, अगली बार इसका मल्टीपल कर दो कितना? 4 पाई,
अगली बार इसी का ही मल्टीपल कर दो 6 पाई। तो इसकी वेव में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे आपने नॉर्मली ऐड किया था, देखो दोनों में फेस है, दोनों में फेस कितना एंगल 0 का है, मान के चलो 0 का है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दूंगा तब भी ये रिजल्टेंट आएगा, 4 पाई ऐड कर दूंगा तब भी सेम रिजल्टेंट आएगा, 6 पाई कर दूंगा तब भी सेम रिजल्टेंट आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? अच्छे से बात क्लियर होगी सभी को, हाँ Yes, जी sir. सर। है ना? तो मुझे बताओ, जो फाई एंगल है, ये फाई एंगल है, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? तो आप बोलोगे सर देखो, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो बेस्ट ही है, क्योंकि 0 0 पे तो हो ही रहा है। ठीक है, बाकी 2 पाई भी बढ़िया है, 2 pi के multiple. 4 पाई भी बढ़िया है, और 6 पाई। तो सर इसको क्यों ना मैं डायरेक्टली लिख दूं? हाँ लिख दो डायरेक्टली। क्या डायरेक्टली? सर मैं लिखना चाहूंगा 2n पाई, वेयर n लाइज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सर में आए कि नहीं आया? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? Yes, sir. देखते हैं अब अच्छे से सन में आ गए, तो अब लिखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस intensity will be maximum at intensity will be maximum at phi is equal to 0 2 pi 4 pi 6 pi and so on. So it can be written as 2n pi, where n from 0 1 2 3 and so on. अब जैसे ही मैं ये पुट करूंगा तो मुझे बताओ भाई साहब, cos 0 कितना होता है? आप बोलोगे cos 0 1 होता है। cos 2 पाई कितना होता है? सर cos 2 पाई भी 1 होता है। सर cos 4 पाई कितना होता है? 1 होता है। और सर cos 2n पाई कितना होगा हमेशा? सर वो भी हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब बताओ, कंस्ट्रक्टिव अरेंज इंटरफेरेंस के लिए मेरे पास आई की वैल्यू मैक्सिमम निकलेगी, तो आई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 I2, और यहां पे आ जाएगा कॉस की वैल्यू 1। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं है मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए? तो क्या मैं इस फर्दर इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? A² प्लस B² प्लस 2AB क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर है। तेज दिमाग वाला नहीं बनना है, आराम से फॉर्मूले देख लो। कंफ्यूजिंग रहता ना इसमें, तभी ये क्वेश्चन डालते हैं इस तरीके के। अब I1 को आपने क्या माना था एम्पलीट्यूड के टर्म में? सर आई मैक्स को हम ए मैक्स बोल सकते हैं क्या? पर ये तो आई मैक्स तो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट I1 का स्क्वायर क्या होगा? सर ये हो जाएगा A1, और ये क्या हो जाएगा? A2। इस पूरे का, सॉरी A1 लिखवाया था ना मैंने, स्मॉल में A1, स्मॉल में A2, ए मैक्स स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर। क्योंकि A1 क्या था? A² A1 स्क्वायर क्या था? I1। A2 स्क्वायर क्या था? I2। अब इन दोनों का अंडर रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब बताओ सर में आया कि नहीं आया बच्चों? यस और नो? है ना? क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. तो मुझे बताओ पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस कितना निकला? सर फेज डिफरेंस निकला 2n पाई। फेज जो डिफरेंस निकला, जो आपका फाई था, वो कितना निकला? 2n पाई। तो यहां से मुझे बताओ 2 पाई बाय लैम्डा, क्या मैं यहां से पाथ डिफरेंस भी निकाल सकता हूं? अरे सर क्यों नहीं निकाल सकता, काट दिया। तो पाथ डिफरेंस आ गया आपका n लैम्डा। n लैम्डा, तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोग्रेसिव वेव है, उसमें अगर मैं एक्स्ट्रा लैम्डा डाल दूं, एक्स्ट्रा एक लैम्डा डाल दूं उसके अंदर, एक्स्ट्रा वेवलेंथ बढ़ा दूं उसकी लैम्डा टाइम्स, ठीक है,
लेफ्ट का वेवलेंथ इंक्रीज कर दूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है कैसे? सर, n+1 लैम्डा हो जाएगा ना। अबे तेरे को क्या बोला मैंने? सिंपल बोला, लेमडा टाइम्स ऐड कर दी, लेमडा ऐड कर दी, सॉरी लेमडा, लेमडा ऐड कर दी, लेमडा, ओनली लेमडा। तो कहाँ होगा? नहीं होगा ना। अगर पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में लेमडा का है तो नहीं होगा ना, यस और नो? या यस लेमडा का सर। मल्टीपल है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या होगी बच्चों? वही होगी, 0 1 2 3 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होता है? जब फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लेमडा। ये होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। समझ में आ गया सभी को? अब उसके लिए निकालें डिस्ट्रक्टिव। हाँ। करो तो देखो, लिखो फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद करो मैंने क्या किया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर ये कोई भी मेरी वेव ऐसी है, इन दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है आप देखो। कि अगर मैं इस पॉइंट को, या सॉरी इस वाले पॉइंट को मैं यहां ले आऊं, तो देखो ये दोनों वेव बराबर हो जाएंगे। देखो यहां से लेकर यहां तक और ये वाली वेव सेम है। ये वाला, ये हाफ जो वेव होती है इसका एंगल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। इसका एंगल होता है कितना बच्चे? पाई। कितना होता है? पाई होता है। इसका मतलब अगर एंगल पाई है, ठीक है, अब 2 पाई तो ले नहीं सकते, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, तो वहां पे क्या निकलेगा बच्चे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 2n-1 पाई। 1 की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू पुट करो, 1 2 3। इसको ऐसे +1 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 से स्टार्ट होता है, कुछ भी कर सकते हैं। बुक में अलग अलग चीजें गिवन होती है, ठीक है। तो अगर 2n+1 पाई लिखा है तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 है। पर हम 0 की वैल्यू 1 पता है क्यों नहीं लेते? क्योंकि 0 हम उसमें ले चुके हैं। फिर भी अगर लेते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा 1, बन जाएगा 1 पुट करेंगे 3 बन जाएगा, 2 पुट करेंगे 5 बन जाएगा। सर में आ गए सभी को? यस और नो? हाँ जी। ये केस भी लिख लो। अगर ऐसा है तो इस केस में इनकी वैल्यू 1 2 3 याद रखना ना, ताकि पता रहे क्या क्या है। अब अगर 5 फेज डिफरेंस है तो पहले वाला लेता है पाई। अच्छा ये बताओ कॉस पाई क्या होता है? आप बोलोगे सर कॉस पाई तो -1 होता है। तो भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी तो -1 ही होगा, यस और नो? वो थोड़ा अलग हो जाएगा, वो भी क्या हो हाँ जी सर। जाएगा? -1 बन जाएगा। तो मुझे बताओ इंटेंसिटी मिनिमम अब यहाँ पे मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी? सर वो हो जाएगी I1 + I2 +2 टाइम्स √of I1 I2 विद -1 साइन। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ बच्चों? I1 √ का स्क्वायर, I2 √ का स्क्वायर, माइनस आगे चला गया 2 टाइम्स √of I1 I2। बताओ किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों ये? अब तो बचल गया होगा, ये बन गया ए √I1 माइनस आई वन √I2 माइनस आई टू का होल। का स्क्वायर। यही हमें क्या देता है बच्चों? आई मिनिमम देता है। और अगर उसको मुझे एम्पलीट्यूड में निकालना तो ए मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A1 -A2 का, ये हो गया एम्पलीट्यूड में, ये हो गया इंटेंसिटी। अब निकालना है क्या? पाथ डिफरेंस। तो मैंने फेज डिफरेंस देखा, फेज डिफरेंस आ गया 2n+1 पाई, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाई से पाई कट गया, तो डेल x आ गया बच्चे
2n+1 लैम्डा बाय 2। ध्यान रखना यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एक और भी हो सकता है 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी बच्चे 1 2 3। याद रखोगे, ये सिंपल मैथमेटिकल टर्म है, याद रखोगे बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज है जिन पे हमें कम सुनाई देगा, पुरानी वाली वैल्यू है जहां पे हमें ज्यादा सुनाई देगा। इंटेंसिटी ज्यादा है साउंड की, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है बच्चे, कम है साउंड की। सर में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? यस सर। है ना? ठीक है, तो एक इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि आई मैक्स रेशियो निकालो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का हमने देखा था, बना था बच्चे √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और ये बनेगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। खत्म, है ना? या फिर ये था A1 प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। एक केस और है इसमें डिफरेंट, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब कि इस पे भी आती हैं, ये भी अच्छे टॉपिक हैं। कि कई बार वो बोल देता है कि दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एम्पलीट्यूड है, मतलब कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A है। तो याद करो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था सर, मैक्सिमम इंटेंसिटी का था A1 प्लस A2 का स्क्वायर। A1 भी A है, A2 भी A है, तो कितना हो गया 2A का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चा 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर हो गया, मतलब 4 × I होता ना इंडिविजुअल, I हो गया। ठीक है, मतलब अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो 4 टाइम्स हमें इंटेंसिटी मिलेगी। कितने टाइम्स मिलते हैं बच्चों, 4 टाइम इंटेंसिटी मिलती है। मतलब इसको ऐसे समझो कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, और A1 A2 इक्वल टू A है। समझ में आ गया, यस और नो? सबको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी। आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम सर, आई मिनिमम तो सर 0 ही हो जाएगा। कैसे सर, जब दोनों ही सेम एम्पलीट्यूड हैं तो यहाँ पे सारा का सारा क्या निकल जाएगा बच्चे, सेम एम्पलीट्यूड तो 0 तो होगा ही। 10 - 10 क्या होता है, 0 होता, तो पता ही है आपको, सब्सट्रैक्शन ही करते हैं हम उसमें। क्लियर हो गया, है ना? Yes, सर। sir. अब मान हाँ के जी चलो सर। कि फाई ना दे रखा है, फाई ना 0 दे रखा है, ना कुछ कुछ भी एंगल दे रखा है, हमने 30 दे दिया, 40 दे दिया, बट एम्पलीट्यूड सेम है। तो क्वेश्चन मतलब कि स्टेप लिखो, केस 2 लिखो, केस 2। if two waves has same amplitude, if two waves has have same amplitude but phi जो फेज डिफरेंस है नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2n पाई और नॉट इक्वल टू 2n-1 पाई, इन दोनों के है ही नहीं। इनके अलावा कुछ भी रैंडम दे दिया, जैसे 60 दे दिया मैंने, पाई दे दिया 60, एंगल मैंने 60 दे दिया, तो अब निकालो। तो कैसे करेंगे हम, सारे केस तो डिस्कस करने हैं ना, सारे केस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। तो सर जनरल इंटेंसिटी का मुझे याद है सर, जनरल इंटेंसिटी का होता है, याद होना चाहिए, I = √I1, नहीं, न- I = I1 प्लस I2 प्लस 2I1 आई I2 टू अंडर इंटू कॉस को ये होता है थी। बच्चों। अब हाँ। दे रखा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो उनकी इंटेंसिटी भी तो सेम ही होगी, यस और नो? तो उनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। तो मान के चलो इंटेंसिटी कितना है, I0 ले लिया मैंने, आई ले रखा है ना यहाँ पे, I0 ले लिया। तो मुझे बताओ आई का क्या बन जाएगा सर, आई बन जाएगा I0
आई नॉट टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट कॉस फाइव। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो सर। तो मुझे बताओ, अंडर रूट आई नॉट तो आई नॉट ही बन गया, यस और नो? हाँ जी सर। तो ये बन जाएगा टू आई नॉट कॉस फाइव। टू आई नॉट कॉमन ले लिया, वन प्लस कॉस फाइव। वन प्लस कॉस फाइव का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। 2 साइन cos square स्क्वायर 5 by 2. 2 cos स्क्वायर 5/2 टू 2 sin square 5 cos 5 by स्क्वायर 2. 5/2। साइन स्क्वायर 5/2, बिल्कुल फिर करेक्ट। प्लस के लिए cos आता है ना? सर cos आता है प्लस में। हाँ कॉस आता है, तो बन गया फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ पे फाइव कुछ नहीं है, यहाँ पे फेज डिफरेंस है भाई। फेज डिफरेंस, ये दो वेव का फेज डिफरेंस, ये निकला अब आपकी वैल्यू। अब पुट करके चेक कर सकते हो। पाई की वैल्यू जीरो डालना, तो देखो फोर आई नॉट, ये तो आ रहा था ना, आ रहा था कि नहीं आ रहा था बच्चों? बस सन में आ गया। पाई ले लो, पाई लोगे तो पाई/2, कॉस पाई/2 क्या होता है? जीरो होता है। पाई लोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये सभी के लिए वैलिड है। पर ये वैलिड किसके लिए? जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, अदरवाइज वैलिड नहीं है फिर ये वाला फॉर्मूला। फिर जनरल फॉर्मूला याद करना है, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, वो याद रखना है। समझ में आ गया बच्चों यहां तक सभी को? Yes, sir. है ना? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो एक। if the two waves if the two waves has amplitude 3 and 5 मीटर पर सेकंड, मीटर एम्पलीट्यूड मीटर में ही होगा ना, एम्पलीट्यूड 3 and 5 meters, what is the ratio of maximum to minimum intensity? What is the ratio of maximum to minimum intensity? सर 16. क्या हो जाएगा? 16। क्या बताया था इंटेंसिटी का फॉर्मूला? मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, A1 माइनस A2 का स्क्वायर, 3 प्लस 5 8 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर, 64 डिवाइड बाय 4, 16:1 या फिर 16। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। लिखो, पूरा लिखना है। if two waves of same frequency and same amplitude if two waves of same frequency and same amplitude are superposition to produce a resultant disturbance of same amplitude, then what was the phase difference between two waves? What was the phase difference between two waves? तो फेज डिफरेंस कितना था? ट्राई करो एक बार निकालने के लिए, करो जल्दी।
टू वेव्स हैं जिनका सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फिर सेम फ्रिक्वेंसी भी है, उन दोनों को जोड़ दिया गया है, मान के चलो सेम है फ्रिक्वेंसी ओमेगा ओमेगा, या एफ एफ ले लो, एम्पलीट्यूड भी ए है। दोनों को सुपरपोजिशन किया गया, और सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट आया वो सेम एम्पलीट्यूड ही आया, ए ही आया वो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इन दोनों में फेज डिफरेंस होगा फाई, जिसकी वजह से ए आया, तो फाई निकालना। तो आपको पता है कि अगर ये A1 है, ये अगर A2 है, तो जनरल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई। ए ही दे रखा है, सेम एम्पलीट्यूड है, A1 भी ए दे रखा है, ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये कॉस फाई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस फाई। यहाँ पे जाएगा तो आपको पता है ये बन जाएगा 2a स्क्वायर कॉस फाई, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर बन जाएगा माइनस के ए स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल, कॉस फाई इक्वल टू -1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। तो आपको पता है ये बनेगा किस पे? 30 पे बनता है ना? नहीं सॉरी, 60 हाँ पे जी, बनता है, 60 होता है ना 1/2, 50 उसमें -1 पाई और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस 120, सॉरी 150। बन जाएगा 120। 120 कितना होता है? 2π/3। सर में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. यस सर। एक और करो, लिखो। when the two sound wave of phase difference π/2, if two sound wave of phase difference π/2 each having amplitude a and frequency omega, फेज डिफरेंस है π/2 लेकिन एम्पलीट्यूड ए ही है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, आर सुपर इम्पोज्ड आर सुपर इम्पोज्ड, then what will be the resultant amplitude and resultant frequency? What will be the resultant amplitude and resultant frequency? निकाल कितनी फ्रीक्वेंसी होगी फाइनल की और कितनी होगी एम्पलीट्यूड फाइनल की। करो। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो वही होता है जो हमने पढ़ा है बच्चों। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a² 2a² कॉस π/2। कॉस π/2 क्या होता है? 0 होता है। तो बनेगा क्या? बनेगा ओनली a² प्लस a²। वो कितना होता है बच्चों? 2a² का अंडर रूट, वो कितना का? अंडर रूट 2a। बिल्कुल करेक्ट। और मैं देखा था कि देखो फ्रिक्वेंसी कहाँ चेंज हो रही थी जब हमने उनको ऐड किया था, कहाँ चेंज हो रही थी? कोई फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। सबको टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड ही सेम है तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखना इस प्रोसेस में कभी भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी बच्चों, फ्रिक्वेंसी विल बी सेम ऑफ रिजल्ट है। सर में आ गया नहीं आ गया? यस और नो? हाँ जी Yes, sir. सर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लिखो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर ये बताओ कि लेट अस सपोज देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुन लो, लिखो। इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स, if there is destructive interference between two waves of wavelength 2 lambda, ध्यान से सुनना है, of wavelength 2 lambda coming from two different path at a point, coming from two different path at a point, there is a destructive interference between two waves of wavelength 2 lambda coming from two different paths at a point. To get
maximum sound or constructive interference. To get maximum sound or constructive interference at that point, the path of one wave is to be increased by, the path of one wave is to be increased by, ऑप्शन है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4 और लैम्डा। क्या होगा? पढ़ लो पहले, आराम से पढ़ लो। अब बच्चों लैम्डा होगा कि लैम्डा बाय 2? लैम्डा लग रहा है। तेरे को लैम्डा लग रहा है, अलग तेरे को? सर नहीं पता। नहीं पता। दर्शिका? सर वेवलेंथ इसमें लैम्डा ही दी थी ना, 2 लैम्डा 10 बार बोला था, 2 तो लैम्डा। लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 है, ठीक है। एक है लैम्डा बाय 4, एक है लैम्डा बाय 2, नहीं लैम्डा, लैम्डा बाय 2 थे, हाँ। और दर्शिका, लीजा, कुछ है ऑप्शन में? नहीं पता सर। नहीं पता। लीजा? अस्मिता? हाँ बोलो लीजा। सर नहीं पता। शौविक? सर लैम्डा। बेटा ये बताओ, उसने बोला, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, उसने बोला कि देर इज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव है, और टू वेव की वेवलेंथ है 2 लैम्डा, मतलब सबकी दोनों की 2 लैम्डा है, ठीक है। और एक पॉइंट पर आके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। अगर मैक्सिमम इंटरफेरेंस करवानी है तो उसके पाथ में कितना इंक्रीज किया जाए? पहले समझ लो कि अगर ये लैम्डा होता, अगर ये लैम्डा होता, जो नॉर्मल क्वेश्चन में भी हमने लैम्डा में ही पढ़ा है, तो तुम बताओ, तुमने देखा था कि एन लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और 2n+1 लैम्डा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अगर मैं दो कंस्ट्रक्टिव का डिफरेंस देखूं तो लैम्डा ही होगा, और दो डिस्ट्रक्टिव का देखो तो लैम्डा बाय 2 होगा। इसका मतलब कि अगर लैम्डा बाय 2 पर डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है, तो क्यों ना मैं एक में लैम्डा बाय 2 और जोड़ दूं, तो लैम्डा बाय टू कितना हो जाएगा? लैम्डा लैम्डा बाय। हो जाएगा। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, मैंने क्या बोला, अब वेवलेंथ 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, और डेफिनेटली की बात है कि इस बार लैम्डा बाय 2 पे डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव लैम्डा होगा, का दिक्कत होगा। है ना? तो अगर लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो उसमें लैम्डा ही क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड। तो 2 लैम्डा बन जाएगा। और 2 लैम्डा पे तो क्या ही निकलेगा, अगर लैम्डा 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 पे कंस्ट्रक्टिव निकल रहा था, तो 2 लैम्डा पे भी क्या निकलेगा? कंस्ट्रक्टिव निकलेगा। तो 2 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव निकलेगा। तो दोबारा सुन लो, लैम्डा पे क्या निकलेगा? डिस्ट्रक्टिव। लैम्डा और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? लैम्डा। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर। क्लियर है? यस।